ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी, एनपीएस का पैसा वापस होगा, एनपीएस को किया सिलेंडर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक यह अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जरूर दें और साथ ही पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल द्वारा आप तक पहुंचती रहे। पेंशन योजना, इसको लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, ये मुद्दा और जोर पकड़ लेता है और राजनीतिक पार्टियां इसे लागू करने का वादा भी करती है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिखाया है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं। तो वहीं कुछ राज्य इसे लागू करने का दावा कर रहे हैं। फॉर्मूला वहां पर तैयार किया जा रहा है और ओपीएस का मुद्दा अब एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, वृहद स्तर पर पहुंच गया है, जहां एक और इस मुद्दे पर सियासत गरमाई है तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना खासी भा रही है। ठीक है, वर्तमान जो सरकार है उन्होंने अपने स्तर पर ये तय किया, राज्य सरकार ने, कि अब हम पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटेंगे। मेरा मानना है उन्होंने सही किया, क्योंकि जो एम्प्लॉय जगत है वो यही चाहता था, उनकी भावना पूरी कर दी। प्रॉब्लम सिर्फ राजनीतिक आ रही है। स्टेट बिना सेंट्रल से पूछे कोई अपनी स्कीम लागू करता है और फिर वो सेंट्रल पर थोपना चाहता है। वो जो सोच है, बस वो सोच गलत है। अदरवाइज स्टेट में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया जा चुका है। लेकिन अब अगर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य के मुखिया सेंट्रल से ये डिमांड करें कि वो पीएफआरडीए से उनको 17 साल का पैसा दिलवाए और उस पैसे को ये स्टेट गवर्नमेंट कहीं और खर्च कर दे और बाद में ये सारा बर्डन जो है वो तत्कालीन सरकारों पे आए, तो मेरी दृष्टि में ये कतई उचित नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। ये जो आंकड़े वित्त आयोग और योजना आयोग और नीति आयोग के बड़े बड़े हैं और जो कर्मचारी पेंशन है उसको राज्यों के बजट पर बोझ बताया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बजट है 45 लाख करोड़ का लगभग, उसमें से केवल मात्र 2 लाख करोड़ रुपए ही पेंशन पे खर्च होता है और आप अंदाज लगाइए उसमें से भी 50% जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनकी जो पेंशन है उस पर खर्च होता है। अब आप राज्य पर आ जाइए। राज्य का जो बजट है लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, आपके मुख्यमंत्री जी ने अभी पेश किया है, आपको पता है। उसमें से सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए पेंशन के लिए हैं। अब जो उन्होंने कारीगरी की है, जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, उस ओल्ड पेंशन स्कीम से इनको 2,000 करोड़ रुपए जो सालाना बच रहे हैं वो 2,000 करोड़ और उन्होंने पेंशन हेड में रखे हैं, ये 27,000 करोड़ का बर्डन है। तो अगर जो कर्मचारी आपके लिए काम करता है, जो राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, यदि उसके चाहे अनुसार आप अगर बजट का 4%, 4.5% उस पर खर्च करते हैं तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ये उम्मीद ना करें कि वो पीएफआरडीए पहले संसद में अमेंडमेंट लावे और फिर पीएफआरडीए के पास जो जमा पैसा है उस पैसे को आपको दे, क्योंकि वो पैसा ना तो सरकार, आप अभी एम्प्लॉइज को दे रहे हो, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें एम्प्लॉइज का है। वो एम्प्लॉइज को आप कब देंगे? आपने ऑर्डर इशू कर दिए कि जब वो लोग रिटायर होंगे तब उनको प्रीवेलिंग जीपीएफ की जो रेट्स होंगी उसके आधार पर उनको भुगतान कर दिया जाएगा। तो जब आज आप एम्प्लॉइज को नहीं देंगे तो आप पीएफआरडीए से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो पैसा आज आपको वो दे दे? राजेंद्र जी, जयती जी, मैं आपको बता दूं कि बजट वर्ष 22-23 के अंदर कर्मचारियों के लिए पेंशन की घोषणा की गई थी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, और उसके अंदर करीबन 7.5 लाख कर्मचारियों को इस पेंशन का फायदा, और उसके लिए सरकार ने अनुमान भी लगाया कि करीबन 19,000 करोड़ का सरकार पे सालाना व्यय पड़ सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीएफआरडीए जिसको हम बोलते हैं, उसमें पैसा कर्मचारियों का अंशदान ही है। कर्मचारियों ने अपना अंशदान जमा कराया, सरकार कर्मचारियों, केंद्र सरकार से कर्मचारियों का अंशदान मांग रही है कि भाई आज चूंकि पीएफआरडीए जो पैसा है कि ओपन मार्केट में लगातार, मार्केट की आपको पता है मार्केट में कितने टर्बुलेंस होते हैं मार्केट के अंदर। अब हमने देखा कि एलआईसी का क्या हश्र हुआ, एसबीआई का क्या हश्र हुआ, और भी कई तरीके के जो वित्तीय संस्थान थे वो कोलैप्स हो गए। आज हम ये चाहते हैं कि भाई सामाजिक सुरक्षा की जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस सोच को केंद्र की मोदी सरकार कभी पहुंच नहीं सकती। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गिग्स वर्कर्स होते हैं हमारे, जो कि स्विगो, जोमेटो और ये हमारे डिलीवरी बॉयज, कैरियर बॉयज ये होते हैं, इनके लिए भी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 200 करोड़ का कोष बनाया। तो आप सोचिए, जो सरकारी कर्मचारी है, जो राज्य को बुलंदियों पे लेके जाता है, जो सरकार का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग होता है, उसके लिए अगर सरकार सामाजिक सुरक्षा तय करती है, और फिर आप आज धीरज जी ने बहुत बढ़िया बातें कही, लेकिन फिर भी जब उन्होंने सहयोग के बिना कब तक नहीं, राज्यों का सहयोग नहीं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने एक बैंक में पैसा जमा कराया, मैं अपना वो पैसा ही तो मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई वो पैसा मैं अपने किसी दूसरे बैंक में रखना चाहता हूं। आज पीएफआरडीए के अंदर जो है, पीएफआरडीए के अंदर एक्ट जो बना वो संसद नहीं तो बना है, उस संसद के एक्ट को सुनिए। देखिए, 5 राज्य तो पाते ही थे। मैं बताऊं आपको, जयती जी मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि जब
मतलब संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री जी ने ये कहा कि 3 राज्य जिसके अंदर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने लागू कर दिया है और हिमाचल ने भी लागू कर दिया है और पंजाब के अंदर उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और भी आपको पता होगा कि जिस वक्त अभी तो सरकार हमारी बन गई वहां पे कर्नाटक में, लेकिन बासवराज बोम्मई ने भी जब ये मुद्दा इतना उठा तब उन्होंने अपना एक दल भेजा राजस्थान के अंदर कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्ययन करके हमें बताइए, कमेटी बनाई। आज आप इस चीज को देखिए, ये देश का मुद्दा है। यहां सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपनी हठधर्मिता के अंदर, आप LIC का पैसा डूबा, आप एक शब्द नहीं बोले, आप मतलब SBI का पैसा डूबा, हमारे बैंक डूबे, आप एक शब्द नहीं बोले। PM केयर फंड के अंदर जो घोटाले हुए, जिसके अंदर हमारे जो सरकारी उपक्रम है 60% से ज्यादा उसका पैसा लगता है, उस पे कोई मतलब वो ऑडिट नहीं हो सकता। कर्मचारियों का पैसा वो क्यों नहीं देना चाहते? कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि डरती है OPS से। क्या OPS भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डर है या फिर कोई अलग फॉर्मूला इसके काउंटर का भारतीय जनता पार्टी रखती है? राजस्थान की अगर बात कर लीजिए, राजस्थान में जब आप मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें OPS होगा क्या? देखिए जयश्री जी, ये OPS जो स्कीम गहलोत जी ने लागू की है, केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लागू की है। 2004 के अंदर न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। 2004 से 2014 तक सेंट्रल के अंदर UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तब सरकार कहाँ से हो रही थी? मुख्यमंत्री गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, तब OPS में कहाँ चला गया था? और फिर अब आपको 3 साल 4 साल बाद में ये OPS स्कीम आई है। अब आपने सुना भी होगा कि कर्मचारियों की वजह से सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। अब आप सुनो मेरी बात को। अब आप बताइए 41,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? 27,000 करोड़ रुपए ये कहाँ से लाएंगे पैसा? जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि जो PF का पैसा जो है वो वापस नहीं हो सकता, और वापस क्यों दे सरकार को? क्योंकि सरकार का फंड यूटिलाइज, आप देखो कि 85% कमीशन की सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। आप जगह जगह भ्रष्टाचार है। इन्होंने बिजली के लिए वादा किया था। सुनिए जयश्री जी, इनको चुप रखिए। जयश्री जी, इनको कहो कि इनके टाइम पे मैंने बोला नहीं हो, ये चुप रहे। इनको बोले कि चुप रहे। इनके टाइम में, आपके टाइम पे नहीं बोला, आप चुप रहे। आप चुप रहे, आपके टाइम पे नहीं बोला, आप चुप रहिए। कृपया चुप रहिए। आपके टाइम पे नहीं बोला था, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, या तो इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं चुप रहता हूँ। कर्मचारियों आप इनसे बुलवा लीजिए। बताइए ना भाई, जैसे जो पैसा कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह से कटवाया वही तो पैसा सरकार मांग रही है, वो पैसा देना चाहिए। बिल्कुल, सभी को सुना जाएगा। सुरेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को दर्द हो रहा है, किस तरह से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस चीज का मैं नमूना देता हूँ। इन्होंने 2018 के अंदर घोषणा की थी कि मैं बिजली के बिलों के दाम नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे पास 2018 के पहले का बिजली का बिल है जो 7 रुपए के प्रति यूनिट का बिल है। आज मेरा बिल 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट का बिल है। ये घोटाला करते हैं, ये दवाइयों का घोटाला। आज मेरे पास ये अखबार की कटिंग है, RGHS के अंदर किस तरह से घोटाला हो रहा है। दवाई की दुकान पे 50% कमीशन में पैसा उठाया जा रहा है। ये चिरंजीवी योजना का घोटाला। आज आप 25 लाख रुपए कर रहे हो, 10 लाख तक का क्लेम था, 100 लोगों ने भी इसमें क्लेम नहीं उठाया। ये आपने पूरे राजस्थान के अंदर केवल 85% कमीशन की सरकार चल रही है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया। बता दीजिए आपने भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया है? तो आप नेता खुद बोल रहे हैं कि हमने हमारे यहाँ पे राजस्थान में गजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दवाइयों में घोटाला, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्मचारी नेता है। गजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं गजेंद्र जी, OPS की खुशी है। OPS को लेकर बार बार जब नए सर्कुलेशन जारी होते हैं, अलग अलग बातें सामने आती है, प्रतिनिधि पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बतौर कर्मचारी नेता क्या आपका इस पर रुख है, क्या कहेंगे इसको लेकर? OPS को इसके लिए हमने सरकार को धन्यवाद दिया था, परंतु अभी जो OPS की जो इसमें कई जटिलताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से पूर्व के जो कर्मचारी है उनको ये कहा जाता है कि आपके जो पैसे उठाएं 60% जो कर्मचारी की जमा है, 60% कर्मचारी को मिल गया और 40% बैंक वहाँ जमा है, तो उससे वो पेंशन मिलती है। तो अब सरकार ये कह रही है अगर OPS में आप जाना चाहते हैं तो 60% पैसे वापस जमा कराइए और 40% जो है उसका भी ब्याज दीजिए और 60% का भी ब्याज दीजिए। ये एक बहुत बड़ी इसमें विसम्मति है। और दूसरा ये है कि 2022 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, करीब लगभग 450 से 550 कर्मचारी, उनका जो पेंशन चालू की गई है, परंतु उनका जो पैसे अपने 50% खुद का होता था, 50% सरकार का शेयर होता था। अभी तक उस पैसे का कोई ये नहीं है कि वो पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं। क्योंकि OPS एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कर्मचारियों की तरफ से कुछ नहीं था। ये एक 60 साल की उम्र के बाद में कर्मचारियों को अपने वेलफेयर के लिए ये एक सुविधाएं थी। परंतु अब देखिए कि हमारे जो OPS के कर्मचारी, NPS के कर्मचारी थे, उनके पैसे जमा है, उसका अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो 25% जो कर्मचारी को ये सुविधाएं थी कि अपने जमा का 25% वो उठा सकता था, परंतु अभी भी उस पैसे का जो जमा कराने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस दी थी उसको भी बढ़ाई जा रही है।